आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेजवीर सिंह। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रीजनिंग की इस अगली क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहद खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन द रीजनिंग सेक्शन, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हर एक एग्जाम के लिए, जहां पे रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ये कोडिंग डिकोडिंग इन द रीजनिंग सेक्शन, और इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। बस एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट्स को जान जाएं और एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की, तो इस एरिया के क्वेश्चंस फिर आपसे छूटते नहीं है। तो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक को हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में मैं आपको सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स की एग्जाम्स में पूछी जाती है और कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी पार्ट में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए जो प्री रिक्विजिशन होता है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि क्या आपको पहले से आना चाहिए, कि क्या आपको पहले से थोड़ा आना चाहिए इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पे कमांड बनाने के लिए। और ये मेरा आपसे वादा रहेगा कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कोडिंग डिकोडिंग की ये सीरीज देखने के बाद ये टॉपिक आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। तो गाइस, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की ये क्लास। तो दोस्तों, बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स की। तो इसमें टाइप 1 में पूछी जाती है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के पास सामने गिवन है। इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज दिस, सो हाउ चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। कोई एक कोड लैंग्वेज है। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक कोड लैंग्वेज दी होती है और उस कोड लैंग्वेज में आपको कुछ बताया जाएगा कि इस कोड लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर चीज को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे आपको बोला गया है कि टीचर इज रिटन एज दिस, BGCEGEJGT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। तो उसी कोड में चिल्ड्रन कैसे लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पे रिलेशन पहले फाइंड आउट करना है कि जैसे टीचर को इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि टीचर को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो इसमें रिलेशन क्या है, क्या मतलब टीचर को ऐसे कैसे लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को आपको ब्रेक करना होगा। कैसे लिखा गया है टीचर ऐसे, जैसे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कोड को ब्रेक करने के लिए जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है वहां उसमें आपको हर लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। ये अगर आपको पता होगा तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। और यही कोडिंग डिकोडिंग की प्री रिक्विजिशन होती है। उसकी भी अभी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप हर लेटर की प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं। जैसे टीचर को इस तरीके से कोड किया गया है। अब जैसे अगर देखें तो यहाँ पे टी को बी लिख दिया गया है। अब जैसे अगर देखें तो यहाँ पे टी को बी लिख दिया गया है, मतलब टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। टी को रिप्लेस किया गया है बी से और बी की प्लेस वैल्यू होती है 22, मतलब टी में +2 कर दिया गया है सिंपली। उसके बाद अगर अगले लेटर को देखें, ई को यहाँ पे जी से रिप्लेस किया गया है। ओके, तो ई की हम लोग को पता है कि ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और ई को जी से रिप्लेस किया गया है और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, राइट। तो ये मतलब है कि +2 यहां भी किया गया है। उसके बाद ए को सी से रिप्लेस किया गया, सी को ई से। अब ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, मतलब 1 में 2 ऐड किया गया, वो आ गया 3। उसके बाद सी की प्लेस वैल्यू 3 और ई, सी को ई से रिप्लेस किया गया है। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो 3 में 2 जोड़ दिया गया 5 और 5 वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या गया है कि अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है कि हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 ऐड करके फिर वो लेटर लिख दिया गया है। जैसे टी का 20 था, 20 में 2 जोड़ दिया 22 हुआ, 22 वाला लेटर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ई था, ई का 5 था, 5 में 2 जोड़ा 7 बना, 7 वाला लेटर यहाँ पे लिख दिया। 1 में 2 जोड़ा 3 बना, 3 वाला यहाँ पे लिख दिया। सी का 3 था, 3 में 2 जोड़ा 5 बना, 5 वाला लेटर यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 ऐड करके फिर जो लेटर आता है वो लेटर यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, तो क्या करना होगा हम लोग को बेसिकली कि जो चिल्ड्रन का हम लोग को कोड बताना है उसमें भी यही सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे सी है तो सी की प्लेस वैल्यू हमें पता है कि 3 होती है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ई। उसके बाद एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होती है, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जे। उसके बाद आई है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, 11 पे होता है के।
उसके बाद L 12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे होता है N। अब इतने से ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि EJKN वाला कौन सा ऑप्शन है। EJKN EJKN देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि EJKN, मतलब हम लोग को कुछ अभी 1-2 लेटर तक और देखना पड़ेगा। D को देखेंगे, D का 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, मतलब अगला लेटर F बनने वाला है। KN के बाद F आना चाहिए। अब देखो ये आंसर कैंसिल हो गया, EJKN E आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। EG आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। EJKN F आ रहा है, सही है, EJKN F आ रहा है, ये दोनों ऑप्शंस में से अभी हो सकते हैं, एक लेटर और आगे तक हमें देखना पड़ेगा। R का 18 होता है, 2 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 का होता है T। अब देखो अगले T किस में आ रहा है, EJKN F, इसके बाद में G आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, EJKN F T, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आते हैं लेटर कोडिंग के क्वेश्चन। तो ये पहला टाइप था कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें लेटर कोडिंग पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे हमारा मतलब है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के हर एक टाइप को दिखा दूं कि कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी टाइप को मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन अब जो हम लोग आगे के पार्ट्स आएंगे इस कोडिंग डिकोडिंग के, उनमें हर एक टाइप को हम लोग डिटेल में लेके जाएंगे और हर एक टाइप के मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पे पूरा कमांड बनाने वाले हैं हम लोग, मतलब आपका ये फेवरेट टॉपिक हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो हर एक टाइप को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। बस यहाँ पे हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे टाइप्स को समझ लेते हैं कि कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हमको कितने टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज कोडिंग। देखिए डिसेफरिंग मैसेज वर्ड कोड, यहाँ पे एक किसी भी मैसेज को कन्वे किया जाता है किसी कोड वर्ड से। ठीक है, तो उस बस कोड को ही हम लोग को ब्रेक करना होता है, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। क्यों चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ऐसी लैंग्वेज लिख देता है कि ये देखने में चाइनीज टाइप लगती है। टीकू को मोजे, ये देखने में चाइनीज टाइप लगती है, इसीलिए इस टाइप का नाम चाइनीज कोडिंग रखा गया है। तो चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लिखा गया है कि वंडर मार्क आर्मी जंगल चाइल्ड इज रिटन एज दिस कोड, चाइल्ड देहरादून वंडर इज रिटन एज दिस कोड। चाइनीज देहरादून वंडर को इस कोड से लिखा जाता है। उसके बाद देहरादून सिटी चाइल्ड इज रिटन एज कू पर डे, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं चाइनीज कोडिंग के, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। ये टाइप 2 में आता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये टाइप भी हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको अगला टाइप बताता हूं, टाइप 3। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 होता है मैट्रिक्स कोडिंग। इन क्वेश्चंस में होता क्या है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे किसी ना किसी एग्जाम में। इसमें क्या होता है कि ये 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, किसी किसी क्वेश्चन में एक ही मैट्रिक्स होती है, किसी किसी क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स होती हैं। इन मैट्रिक्स में ये कुछ लेटर्स लिख दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जज ये जो वर्ड है ये किस ऑप्शन में मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एक चीज देखनी होती है, बस यहाँ पे ये जैसे लिखा गया है कि अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। मतलब ये जो ऑप्शंस हैं इनमें ये पहला जो है ये रो को दिखाता है और ये वाला जो है ये बेसिकली कॉलम को दिखाता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये 13 लिखा हुआ है 1-3, तो इसका मतलब है कि पहली रो और तीसरा कॉलम। अब जैसे जज है, जज में जे आता है, तो यहाँ पे पहली रो और तीसरे कॉलम में आपको चेक करना है कि जे मिल रहा है। तो यहाँ पे पहली रो और तीसरे कॉलम में आपको चेक करना है कि जे मिल रहा है, पहली रो और तीसरा कॉलम जे मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक कर करके यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में हमको जो वर्ड बोला गया है वो वर्ड मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज हमारा मकसद है बस सारे पार्ट्स को समझना कि कोडिंग डिकोडिंग कितनी तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है और क्या क्या हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। मैंने आपको दिखाया कि पहला टाइप था लेटर कोडिंग का, दूसरा टाइप था चाइनीज कोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जाम के लिए, चाइनीज कोडिंग हर एग्जाम में आती है। तीसरा टाइप है मैट्रिक्स कोडिंग का। दोस्तों चौथा टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या होता है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या बोला जाता है कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस तरीके से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, butler is called manager, manager is called teacher, teacher is called clerk and clerk is called principal. Who will teach in a class? आपको बताना है, ये सारे आपको स्टेटमेंट पहले यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहीं से आपको बताना है
कि हु विल टीच इन अ क्लास, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो ये हम लोग अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे करना होता है। जैसे बोला गया है हु विल टीच इन अ क्लास, अब देखिए क्लास में कौन पढ़ाएगा, क्लास में टीचर पढ़ाएगा, ओके। टीचर, अब देखिए टीचर को किससे रिप्लेस किया गया है या टीचर को क्या कहते हैं। बोला गया है कि टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, यहीं पे सीधे सीधे लिख दिया गया है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहीं पे सीधे सीधे लिख दिया गया है कि टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। क्लास में कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा, लेकिन टीचर को क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं। तो फिर हु विल टीच इन अ क्लास, क्लर्क। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लर्क। यहां पे आंसर हो जाएगा क्लर्क। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। टाइप 5 की अगर बात करें तो पांचवा टाइप होता है डेसिफरिंग नंबर एंड सिंबल्स कोड फॉर मैसेज। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में देखे होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग के ही होते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 123 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 145 मीन्स टॉल बिग बॉय, 637 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। यहाँ पे ब्राइट का डिजिट पूछा गया है कि कौन सा डिजिट जो है वो ब्राइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको ब्राइट का डिजिट बताना है। तो दोस्तों टाइप 5 की कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों डोंट वरी, ये सारे टाइप्स हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको सारे टाइप से रूबरू करा रहा हूं कि कौन कौन से टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं ये टाइप्स और बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है ये टॉपिक। तो इन सारे टाइप्स को बहुत ही मल्टीपल वैरायटी के साथ हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ मैं आपको ये सारे टाइप्स कवर कराने वाला हूं इन द फर्दर क्लासेस। ओके, सो हैव पेशेंस and stay tuned with us. We are going to cover each and every topic of reasoning section in the further classes in a great detail. दोस्तों टाइप 6 के कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो इसमें आता है जम्बल्ड कोडिंग। इसमें जम्बल्ड कोडिंग ये पूछी जाती है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती है जम्बल्ड कोडिंग स्टूडेंट्स के बीच में। इस जम्बल्ड कोडिंग को भी हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपको आइडिया दे देते हैं कि जम्बल्ड कोडिंग का क्वेश्चन कैसा होता है और डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक होता है कॉलम 1, दूसरा होता है कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं और कॉलम 2 में उनके कोड्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर वर्ड के सामने ही उसका कोड दिया हो। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पहले वर्ड का कोड यहाँ पे तीसरे कोड में दिया हो या दूसरे वर्ड का कोड यहाँ पे पहले में दिया हो। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर वर्ड का कोड उसके बिल्कुल सामने दिया हो। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो आपको हर वर्ड के कोड को आइडेंटिफाई करना होता है कि इस वर्ड का कोड, जैसे ये लिखा गया है VID, इस VID का कोड कहां पे है। इन कॉलम 2 में जो सारे कोड्स दिए हैं इस VID का कोड कौन सा है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कोड पहचानना होता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का कोड कौन सा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है एज पर द क्वेश्चन आपको जवाब देना होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे आपको डायरेक्शन में यही चीजें बोल दी गई हैं और उसके बाद लिख दिया गया है कि स्टडी द लेटर्स इन बोथ कॉलम्स एंड फाइंड आउट द कोड टू द लेटर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड व्हाट इज द कोड फॉर ए का कोड क्या है। अब सारी चीजों को पहले आपको यहाँ पे निकालना होता है कि किसका कोड क्या है और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद में यही जैसे व्हाट इज द कोड ऑफ बी। तो दोस्तों यहाँ पे बस कोड क्रैक करने में ही जो कुछ आपको टाइम लगता है, एक बार सारे कोड्स को आपने क्रैक कर लिया तो फिर क्वेश्चन तो फिर देख के ही लगाने होते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के एक लेटेस्ट पैटर्न की। ये बहुत ही ज्यादा इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन ये जनरली पूछा जाता है मेंस एग्जाम में। प्रीलिम्स में ये टाइप बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जनरली मेंस एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये मेंस का ही टाइप है एक्चुअली। बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये, इसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, लेकिन इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही आसानी से ऐसे कोड्स भी आप क्रैक कर पाएंगे। मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ये ऐसे सवाल। मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कैसे पूछा जाता है ये। जैसे लिखा गया है फ्रांस, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मालदीव्स इज रिटन एज दिस कोड। ये कोड आपको दे दिया गया। दूसरा है लेबनान, ग्रीस, पुर्तगाल, नाइजीरिया इज रिटन एज दिस कोड।
तीसरा है यूक्रेन, नेपाल, फिलीपींस, कोलंबिया इज रिटन एज दिस कोड। अगला है लिथुएनिया, सिप्रस, सेनेगल, उज्बेकिस्तान इज रिटन एज दिस कोड। अब करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोड को क्रैक करना होता है कि ये कैसे कोड फ्रेम किया गया है, कैसे ये कोड बनाया गया है। ये सारी टेक्निक्स आपको देखना होता है कि ये कोड कैसे बेसिकली बनाया गया है। उसके बाद एक बार आप ये कोड कैसे बनाया गया इस चीज को अगर समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है इसमें। फिर इसमें बस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द कोड फॉर इंडिया रोमानिया। इंडिया रोमानिया का कोड आपको बताना है। जैसे यहाँ पे पीछे जिस तरीके से ये कोड फ्रेम किए गए हैं, इसके पीछे की मेथोडोलॉजी को समझ के इंडिया रोमानिया का कोड आपको लिखना है और इसमें से इन 4 और 5 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा किस ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। तो ये था लेटेस्ट पैटर्न कोडिंग का, बहुत ज्यादा इस समय एग्जाम में चर्चा में रहता है ये। दोस्तों इस पैटर्न पर हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये पैटर्न भी आपको डेफिनेटली इजी ही लगने लगेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक के लिए क्या प्री रिक्विजिशन है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए सो दैट कि आप कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक पे अपनी कमांड बना पाए, है ना। तो मैंने बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक पे कमांड बनाने के लिए आपको हर लेटर की प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इंग्लिश अल्फाबेट के हर लेटर की प्लेस वैल्यू आनी चाहिए आपको। ये प्लेस वैल्यू कैसे याद होगी, क्या और क्या होती, पहली बात तो क्या होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दोस्तों जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसे ये सारे ये इंग्लिश अल्फाबेट है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे ए ये पहले नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है। तो ये सारी क्या है, ये इनकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको ना याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए ताकि आप कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत अच्छी कमांड बना पाएंगे। तो क्या तरीका है कैसे ये प्लेस वैल्यू आपको याद होंगी? देखिए प्लेस वैल्यू आपको प्रैक्टिस करते करते जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते ये सारी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको जल्दी याद हो जाएंगी। क्या है ट्रिक? देखिए जैसे आप लोग ये इजोटी याद रखिए, यहां से आपको काफी मदद मिलेगी इन प्लेस वैल्यूज को याद करने में। जैसे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ओ की होती है 15 और टी की होती है 20 और बाई की होती है 25। अब इनके आसपास वाले जो नंबर हैं वो आप लोग थोड़ा थोड़ा जब तक आपको नहीं याद है तब तक गिन के निकाल लिया करिए। जैसे अगर आपको कभी पूछा जाए कि एन की प्लेस वैल्यू क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि एन जो है वो एम के बाद आता है, ठीक है। और एम जो है किससे पास पड़ेगा, या तो आप ओ से निकाल लो या फिर आप जे से निकाल लो। जैसे इंग्लिश आप पढ़ के देख लीजिए, आई जे के एल एम एन ओ। अब ओ की हमें पता है 15 से एक पहले एन होता है, उसकी हो जाएगी कितनी 14, एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। अगर जैसे आपको कभी एक्स की प्लेस वैल्यू देखनी पड़े तो हमें पता है कि एक्स किससे पहले होता है, एक्स बाई के जस्ट पहले एक्स आता है, तो बाई की प्लेस वैल्यू है 25, तो एक्स कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। तो जिस मतलब इस इजोटी को आप याद रखिए, ये स्टैंडर्ड है 5, 10, 15, 20, 25 और उसके बाद जिस भी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू चाहिए उसके आसपास वाले नंबर को देख लो, क्योंकि आपको हर 5-5 के गैप पे एक नंबर पता है जिसकी प्लेस वैल्यू वो होती है। जैसे आपको एच की प्लेस वैल्यू चाहिए तो एच आपको देख लो कि एच किसके पास पड़ रहा है। जैसे आपको पता है 5, 10, 15, मतलब ई पता है, जे पता है, ओ पता है, तो जे के पास पड़ेगा क्या है एच। हाँ मतलब जे से जस्ट 2 पीछे होता है एच, तो जे का है 10 तो एच का कितना होगा 8, ठीक है। तो इस इजोटी की हेल्प से आप लोग काफी जल्दी इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर पाएंगे। अब फिर जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे ये सारी प्लेस वैल्यू आपको रट जाएंगी, ठीक है। और ये बिल्कुल रटी हुई ही होनी चाहिए।
और फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे, ये सारी प्लेस वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल रट जाएंगी आपको। बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए आप इस इजोटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इजोटी को याद कर लीजिए, 5 10, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20 और बाई 25। इसके आसपास वाले नंबर्स को थोड़ा जल्दी जल्दी देख लिया करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है। ये आपको काफी मदद करेगा। दोस्तों, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करने के बाद दूसरी हमारी जो प्री रिक्विजिशन आती है वो होती है कि आपको लेटर्स के अपोजिट लेटर्स भी पता होने चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस में अपोजिट लेटर्स से कॉन्सेप्ट बनता है। तो क्या होते हैं ये अपोजिट लेटर्स, मैं आपको बताता हूं। जैसे ए लिखा हुआ है, ए होता है फर्स्ट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहला लेटर आता है ए। फिर इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग जब पूरा लिखते हैं तो उसमें सबसे लास्ट लेटर जो आता है वो आता है जेड। ठीक, तो ए और जेड ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हो गए। ठीक है, तो इनको कहते हैं अपोजिट लेटर्स। ये सारे किस लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बिल्कुल रटी हुई आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी आपको याद हो जाएगी। इसकी भी एक ट्रिक है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको और क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल आपको कुछ ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे वो सारी चीजें वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। फिर भी मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी लेटर की अपोजिट लेटर को बहुत ही जल्दी याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप रीजनिंग के इस टॉपिक के अभी बिगिनर हैं, कोडिंग डिकोडिंग को आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रिक आपको काफी मदद करेगी बहुत ही जल्दी इन सारी चीजों को याद करने में, और बहुत ही जल्दी आपकी कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक पे कमांड बन पाएगी। ऐसे ही दोस्तों, मैं रीजनिंग के सारे लेक्चर्स में जो भी टॉपिक उठाऊंगा, हर टॉपिक की मैं आपको ट्रिक वगैरह बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको चीजें आसान लगे और बहुत ही जल्दी आप उस पर कमांड बना पाए। तो लेटर के अपोजिट लेटर को याद करने की ट्रिक होती है, इसको मैं एक कहानी की तरीके से आपको सिखाता हूं। इसको आप बिल्कुल कहानी के तरीके से ऐसे याद रखिए, जैसे एजिड नाम का एक मैन था। क्या था? एजिड नाम का एक मैन था जिसका एक बॉय था। उसको क्रक्स खाना बहुत पसंद था। क्रक्स खाने के बाद अक्सर वो ड्यू पीता था। क्या पीता था? ड्यू पीता था। लेकिन उसके पिताजी को कानपुर से पता नहीं क्यों इतना लब था, बहुत लब था उनको कानपुर से, या उनको कमला पसंद से बहुत लब था। उसके पिताजी को कमला पसंद से बहुत लब था। ठीक है, तो बच्चे ने देखा, बोला उफ, कमला पसंद। इतने में उसका एक दोस्त जैक कैलिस वहां पे आ जाता है। जैक कैलिस जा रहा होता है एक शर्ट खरीदने। तो उसके पिताजी ने पूछा, क्या खरीदोगे? बोले शर्ट जी। क्या खरीदोगे? शर्ट जी। तो दोस्तों, यही इतनी सी ही कहानी है, और इसको आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे और भी चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी कहानी से ही हमारा काम चल जाता है। हमको बेसिकली याद करने थे अपोजिट लेटर्स, तो अपोजिट लेटर्स इतनी कहानी से ही हमको याद हो जाते हैं। हमारे सारे अपोजिट लेटर्स यहीं तक हो जाते हैं। एक बार इस कहानी को मैं आपको दोबारा से फिर से सुनाता हूं, ताकि ये कहानी आपको याद हो पाए और आपको लेटर्स के अपोजिट लेटर्स याद हो पाए। कहानी में क्या था कि एजिड नाम का एक मैन था जिसका एक बॉय होता है। उसको क्रक्स खाना बहुत पसंद है। अक्सर क्रक्स खाने के बाद वो ड्यू पीता है, लेकिन उसके पिताजी को कमला पसंद से बहुत लव होता है। ही लव्स कमला पसंद। बच्चे ने देखा, बोला उफ, कमला पसंद। इतने में उसका दोस्त जैक कैलिस वहां पे आ जाता है। जैक कैलिस जा रहा होता है एक शर्ट खरीदने। तो बच्चे के पिता ने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? तो बोला शर्ट जी, शर्ट खरीदने। जी लगाते ना, मतलब थोड़ा सम्मान देने के लिए। कहा, क्या कर रहे हो? जी ऐसा कर रहा हूँ, जी वैसा कर रहा हूँ। तो बोला क्या खरीदने जा रहे हो? बोला शर्ट जी। जी शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं। शर्ट जी ही लिखेंगे ताकि तभी हमारी ट्रिक बन पाएगी। ठीक है, शर्ट जी। अब देखो, लेटर्स के अपोजिट लेटर्स यहाँ पे हो गए। ए का अपोजिट होता है जेड। ए का अपोजिट होता है जेड। एम का अपोजिट एन। बी का अपोजिट बाई। बी का अपोजिट वाई। सी का अपोजिट एक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू। के का अपोजिट पी। अब लब में क्या हुआ कि एल ओ बी ई, ये हो गया। एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई। ठीक है, उफ। उफ में यू का अपोजिट एफ। जैक कैलिस जे क्यू। जे का अपोजिट क्यू। शर्ट एस एच आई आर
टी जी, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी। ठीक दोस्तों, ये 22 वर्षा भी फॉलो करता है, ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ ना पाओ। जैसे अगर ए का अपोजिट जेड है तो जेड का भी अपोजिट ए है, ठीक है। अगर एल का अपोजिट ओ है तो ओ का भी अपोजिट एल है। अगर बी का अपोजिट ई है तो ई का भी अपोजिट बी है। क्यू का एफ है तो एफ का यू है। जे का क्यू है तो क्यू का जे है। ऐसे अगर आई का आर है तो आर का अपोजिट भी आई होगा। तो ये अपोजिट लेटर्स को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। अगर इस कहानी को 2 बार भी आप सुन लेंगे और सुन के अपने आप राइट डाउन कर लेंगे किसी कॉपी पे, तो फिर ये चीजें आपको याद हो जाएंगी और हर लेटर के अपोजिट लेटर आपको याद हो जाएगा। ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी ट्रिक वगैरह आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वैसे ही आपको याद रहेगा कि एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सी देखा एक्स देखा तो समझ गया कि अपोजिट लेटर वाला कंसेप्ट है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो मैं तो कहता हूं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, उससे आपको ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल टंग पे रहेंगी, ठीक है। और नहीं तो जब तक आप बिगिनर्स हैं तब तक आप इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं ताकि ये चीजें आपको याद करने में थोड़ी मदद मिले और आसानी हो, ठीक। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करूंगा और अब हम लोग मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास में, जिसमें मैं टाइप वाइज थोड़ा डिटेल्स में लेके जाऊंगा और मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपकी इस टॉपिक पे कमांड बन पाए, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग 2 से 3 पार्ट में इस पूरे कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश करेंगे। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी रीजनिंग की अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों, बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि ये क्लास आपको कैसी लगी और अपने रिव्यूज दीजिएगा। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिखिएगा अपने रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।